Hello everyone, welcome to iExamB. Today in this video, I'll be continuing ahead with our judiciary mains answer writing practice series जो हमने already start किया है. Until date we have discussed questions with respect to various acts and we have covered around 11 descriptive questions with respect to judiciary. और आज इस वीडियो में मैं continue करूंगी हमारे question number 12 को discuss करूंगी and that is basically related to the Contract Act. So we'll be going ahead and seeing how to go about a particular answer, how to write a descriptive answer for judiciary exam. But before that, let me remind you that do remember to subscribe to our channel and press on the bell icon so that you can stay tuned and stay updated. अगर आपको कोई भी questions हो, queries हो या आपको कोई भी clarifications चाहिए तो आप हमें contact कर सकते हो through this email ID or you can even call us on this particular number which is displayed on the screen. इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हो जहाँ पे कि आपको डिटेल्स मिल जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू द वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करने वाली हूँ जुडिशरी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से रिलेटेड, दैट इज द डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग. मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी जहाँ पे कि मैंने को बताया था हाउ टू गो अबाउट राइटिंग अ डिस्क्रिप्टिव आंसर फॉर जुडिशरी एग्जाम. सो व्हाइल डिस्कसिंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑल्सो आई वॉन्ट यू ऑल टू हैव दोस पॉइंट्स इन योर माइंड. ऑल्दो मैं उसको फिर से इस पर्टिकुलर वीडियो में रिपीट करने वाली हूँ तो आप ध्यान से उसे देखें और समझें कि डिस्क्रिप्टिव में बेसिकली किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए. बिकॉज कंटेंट तो इम्पोर्टेंट है ही है, कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज एवरीथिंग, बट अपार्ट फ्रॉम द कंटेंट देयर आर फ्यू अदर थिंग्स जो कि आपको ध्यान रखना है क्योंकि वो आपके आंसर की क्वालिटी को एनहांस करेगा. कौन सी ऐसी चीजें हैं वो मैं बताऊंगी आपको आगे. फिलहाल हम इस क्वेश्चन को देखते हैं. ए मेड अ कॉन्ट्रैक्ट इन द मंथ ऑफ जून 1985 विद बी फॉर सप्लाइंग अ मशीन फॉर 20,000 rupees by December 1985. The company which manufactured said machine temporarily stopped the production in the month of November 1985, but the machine available in black market for 60,000 rupees. Can A rescind the contract? Explain. So how to go about this answer? तो पहली कुछ चीजें जो आपको याद रखनी है वो ये है कि आपको पॉइंट वाइज लिखना है. Then you have to highlight और underline the important things with respect to your answer. मतलब आप बहुत सारी चीजें लिखने वाले हो एक पर्टिकुलर आंसर में, बस उनमें से कुछ ऐसी चीजें जिनका कि आप चाहोगे कि एग्जामिनर को सबसे पहले उस पर ध्यान जाए, उन चीजों को आपको हाईलाइट करना है. आपको एक वेल फ्रेम आंसर लिखना है, सीक्वेंस में लिखना है. इट शुड नॉट बी जम्बल्ड, इट शुड नॉट बी हैपहैज़र्ड की जो चीज मुझे पहले लिखना था या इंट्रोडक्शन में लिखना चाहिए था वो बॉडी में, जो बॉडी का है वो कंक्लूजन में है. इट शुड नॉट बी लाइक दैट. सो बिफोर गोइंग अहेड एंड स्टार्टिंग टू राइट एनी आंसर यू हैव टू इंश्योर कि आपने माइंड में अपने डिसाइड कर लिया, फ्रेमवर्क बना लिया है कि आपके आंसर का क्या सीक्वेंस होगा. तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है. उसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि आप एक सिनॉप्सिस दोगे अपने हर आंसर में बिकॉज इट गिव्स अ गुड इंप्रेशन ऑन द एग्जामिनर. इट गिव्स अपार्ट फ्रॉम द इंप्रेशन अ गुड आइडिया टू द एग्जामिनर कि आपने किन चीजों को कवर किया है अपने आंसर को. ठीक है, सो इट इज वेरी कन्वीनियंट, इट इज वेरी रिफ्रेशिंग फॉर द एग्जामिनर टू सी दीज थिंग्स इन योर आंसर पेपर. सो देयर शुड बी एन इंट्रोडक्शन विद रिस्पेक्ट टू द टॉपिक, देन देयर शुड बी अ बॉडी जिसमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम मेंशन करेंगे अपने बॉडी में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स टाइप जो भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर है, एंड देन विल बी कंक्लूडिंग आवर आंसर. नाउ मूविंग ऑन टू आवर आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. जो हम इंट्रोडक्शन की बात करने वाले हैं तो वहां हम लिखेंगे कि एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली क्या होता है. पहले हम उसको थोड़ा एक नटशेल में डिफाइन करने की कोशिश करेंगे. देन व्हाट इज डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑल, विल बी गिविंग एन ओवरव्यू विद रिस्पेक्ट टू दैट. सो कॉन्ट्रैक्ट दैट कैन बी सेड टू बी व्हाट? It is an agreement which is enforceable by law or it is a legally binding agreement between the parties. So एक contract को हम क्या समझ सकते हैं simplest of the simple words में कि एक legally binding agreement होता है contract जो कि parties के बीच में होता है, that is in exchange of consideration, or it could be considered to be an agreement which is enforceable by law. So यहाँ पे अगर आप चाहो तो enforceable by law को भी आप elaborate कर सकते हो one line में कि enforceable by law, that will basically be implying कि you can approach to the courts in respect to the non-performance of the respective promises by any of the party to the contract, so the court can provide with remedies. If we talk about the discharge of contract, basically on the other hand क्या होगा कि termination of the contractual relationship between the parties को हम discharge of contract समझते हैं. That is basically what discharge of contract is. There end to the contractual relationship or the termination of the contractual relationship between the parties, and when there is an end to the contractual relationship, so obviously that will be resulting into the end of the rights, obligations and duties जो भी exist कर रही थी parties के बीच में. Once the contract has been discharged or it has been put to an end, then there are no more obligations or no more the parties are obligated towards each other, and so the contract that basically becomes a void.
void one. A contract can be discharged by way of. So the various ways in which a contract can be considered to be discharged, and little bit of a description or understanding with respect to each of those ways. So by performance that can be discharged, the contract can be discharged, wherein the parties जो भी contract के हैं वो fulfill करते हैं अपने respective obligations को जो भी उन्होंने agree किया था उस particular contract में, and they have basically fulfilled all the terms and obligations and they have performed it within the specified time and the prescribed manner and all which the parties decided. Then there can be a discharge by way of breach, where the party basically fails to perform the contract according to terms and conditions they had agreed into, or to perform their respective obligations in that particular contract. So that will be considered to be a breach of contract, and it is one of the ways by which a contract can be discharged. Then next is impossibility of the contract, where the contract वो जो है हो जाता है impossible या illegal कि उसको perform किया जा सके. And when there is impossibility or illegality for going ahead to perform that particular contract, तो वो contract को हम क्या समझते हैं? That contract basically becomes a void one. इसको हम doctrine of frustration भी कहते हैं, which is under section 56 of the Contract Act. So you can mention this also. However, जो डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन टर्म है, वर्ड है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में स्पेसिफिकली यूज नहीं हुआ है. इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस एंड ऑल इज द टर्म विच हैज बीन यूज्ड अंडर सेक्शन 56 ऑफ द एक्ट. सो यू कैन राइट अ लिटिल बिट ऑफ दैट ऑल्सो इफ यू वांट, अदरवाइज दिस मच इज सफिशिएंट. देन बाय अग्रीमेंट वेयर इन द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट दे डू नॉट परफॉर्म देयर प्रोमिसेस एज दे हैड अग्रीड इन दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट, एंड वो इसलिए नहीं परफॉर्म कर रहे क्योंकि दे हैव म्यूचुअली अराइव्ड एट एन अग्रीमेंट वेयर दे हैव डिसाइडेड to either substitute or alter the existing contract with a new one. So these are the ways in which a contract can be discharged. Now moving ahead to our body part, जहाँ पे कि हमने देखा था already अपने synopsis में कि breach of contract से related हम लिखेंगे what is breach of contract and all, उसके types क्या है, and little bit of description with respect to what the types of breach are. So looking on to that, a breach of contract means what? It is the failure to fulfill the terms of the contract. जो भी terms and conditions agree किए थे parties या जो भी promises थे उसके अंडर, there is basically a failure with respect to the performance of those, or the non-compliance with the terms of a contract by either or both the contracting parties. A contract is binding on both the parties, and therefore in case of non-compliance either party has a right to sue the other for breach of contract. So एक contract के अंदर जब parties enter करते हैं तो वो contract जो है bind करता है उन दोनों parties को with respect to the terms and conditions they have agreed. We know that. So अगर उस टर्म्स एंड कंडीशंस का या ऑब्लिगेशंस का नॉन कंप्लायंस होता है तो आइदर पार्टी के पास ये ऑप्शन होता है कि वो सू कर सके द अदर पार्टी विथ रिस्पेक्ट टू द ब्रीच ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट. सो आपको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है उसको समझाना है. तो आपने सीक्वेंस देखा, पहले हमने इंट्रोडक्शन में एक आइडिया दिया कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली क्या होता है, उसका क्या इम्प्लीकेशंस होते हैं, देन जो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है उसका क्या मतलब होता है, और हाउ दैट डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दैट कैन बी डन, और द वेज इन विच इट कैन बी done. Now looking on to the further aspect of the types and all, looking on to that, as laid down under the Contract Act, a performance under a contract may be breached in two ways. So breach of performance that can be in two ways. It could be an actual breach, the first one, which means the failure to perform the obligation when the performance is due. जब भी performance due है and there is a failure with respect to the performance of that obligation, then there is an actual breach हम कहते हैं that has occurred. तो यहाँ पे actual breach क्या होता है वो भी लिखोगे, और एक अपना कोई अच्छा सा छोटा सा एग्जाम्पल भी दे सकते हो यहाँ पे. ऑन द अदर हैंड एंटिसिपेटरी ब्रीच क्या होगा? इन एंटिसिपेशन, इट हैज एक्चुअली नॉट हैपेंड बट वी आर एंटिसिपेटिंग इट बिफोर हैंड एंड सो देयर इज अ ब्रीच. सो मींस व्हेन वन पार्टी बिफोर द अराइवल ऑफ द फिक्स्ड डेट ऑफ परफॉर्मेंस, जैसा कि मैंने आपको बोला बिफोर हैंड, स्टेट्स दैट इट कैन नॉट और विल नॉट बी able to perform the material part of the contractual obligation on the specified date, or it aims to perform the contract in a way that is inconsistent with the deed specified in the contract at the initiation, and so it will be resulting into an anticipatory breach of contract. अब हमने बता दिया breach क्या है, anticipatory breach क्या है, actual breach क्या है. अब जो हमारा situation in hand था, basically उस particular situation में जो हमारा question में था तो उससे related कौन सा होगा basically. So however in the situation as given in this particular case, it relates to anticipatory breach of contract. So हमारा जो भी हमने situation देखा, जो भी हमारा case in hand था
in the question, that is basically related to anticipatory breach of contract, because वहां आप रीजन भी दे रहे हो कि आप उसको anticipatory breach of contract क्यों कह रहे हो, वहां रीजन भी आप दे रहे हो, because you are stating because the reason based on the facts of the case as given. A made a contract in June 1985 with B for supplying of machine by December 1985, whereas the company which manufactured such machine temporarily stopped production in November 1985. From the above explanation, it is very clear that an anticipatory breach of contract means. So हमने अभी इस particular discussion के पहले देखा anticipatory breach क्या है. तो आप देख रहे हो आपके पूरे आंसर में फ्लो है, एक लिंकिंग है. आप जब फ्रेम कर रहे हो माइंड में अपने कोई भी आंसर को, आपको ये चीज देखना है कि ये जो लिंक है, ये जो चेन हम स्टैब्लिश कर पा रहे हो, क्योंकि जो पढ़ रहा है उसे भी वो एक फ्लो दिखना चाहिए, एक लिंकिंग दिखना चाहिए, एंड देन ओनली दैट पर्टिकुलर पर्सन विल बी एबल टू कॉम्प्रिहेंड एंड अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट. So from the above explanation, it is clear that an anticipatory breach of contract means the repudiation of the contract or termination of the contract by one of the party to it before the arrival of the prescribed date of its performance. जो prescribed date है performance का, उसके arrival के पहले ही जो है one of the parties that is repudiating that particular contract. So as per section 39 of the Contract Act, which relates to anticipatory breach of contract, it reads as follows. So आप यहाँ पे वो भी कोर्ट में दे सकते हो. When a party to a contract has refused to perform or has disabled himself from performing his promise in its entirety, the promisee, जो promisee है उसके पास क्या ऑप्शन है, that he may put the contract to an end. This is the first option available, unless he has signified by his words or conduct his acquiescence in its continuity. So either he has put an end to that particular contract, or he has actually signified by his words or conduct that they will be going ahead and continuing with that particular contract until the due date. So these are the two instances. Then moving further, anticipatory breach of contract as per the Contract Act means anticipatory breach can take place when the promisor either refuses to perform his promise under the contract or disables himself from performing his part of the promise under the contract before the arrival of the date of performance. So somewhere or the other from the previous section what we have mentioned, we are taking out things with respect to the anticipatory breach specifically, और हमने वो mention किया. Thus it is only when the promisor refuses or disables himself to perform his part of the promise in its entirety that there arises the situation of anticipatory breach of contract. When there is an anticipatory breach of contract by the promisor, then in such a situation the promisee has the option to put the contract to an end immediately before waiting for the date of performance, and when the promisee so selects, he is discharged from performing his promise under the contract. तो उस केस में क्या होगा वो भी हमने मेंशन किया. दूसरा है promisee may not put an end to the contract, but he will be going ahead and treating it still subsisting, and he will be actually waiting for what? For the performance of the contract on the due date. So either of these things the promisee has an option to go ahead with. ये सारा हम अपने बॉडी में एक्सप्लेन कर रहे हैं. अब ये सारा हमने एंटिसिपेटरी ब्रीच कब होगा, क्या इंस्टेंसेस होगा, प्रोमिसी के पास क्या ऑप्शंस है, ये सारा एक्सप्लेन करने के बाद अगेन हम अपने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे इम्प्लीकेशन बताएं तो यहाँ पे हम बताने वाले हैं अपने बॉडी में. From the above discussion relating to various modes of discharge of contract, it is clear that there is a discharge of contract in the given situation due to breach of the contract. So discharge of contract कितने ways में हो सकता है, modes में हो सकता है, वो हमने पहले ही देख लिया था अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में. फिर वहां से जो है हमने लिंक बैठाया जो हमारी सिचुएशन है इन द क्वेश्चन, देयर इज अ डिस्चार्ज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है. देयरफॉर इन द केस इन हैंड ए कैन वेट टिल द एंड ऑफ द एक्चुअल परफॉर्मेंस दैट इज December 1985 and thereafter can exercise all his rights under the contract as well as the law accordingly, and he can exercise those. However, in case of anticipatory breach of contract, A can also put the contract to an end in November 1985 itself on account of the fact that the production of machinery stopped temporarily in November 1985 itself and the machines are available in black market for higher prices. In such circumstances, A cannot thereafter expect B to perform his respective promise under the contract in December क्योंकि already he has put an end to the contract in November 1985, but वहां पे he has the right to go ahead and claim damages from B for whatever losses he has actually suffered. So thus A can rescind the contract. A has the right to go ahead and claim damages for the losses which he has suffered due to the non-compliance or breach of contract by B, and he can rescind the very contract. So can A rescind the contract? We have explained that yes, he can go ahead and rescind the contract, and we have given the explanation
conclusion with respect to that. Now coming on to our conclusion, यहाँ पे in the whole what we have discussed with respect to our entire question और जो भी हमने आंसर में डिस्कस किया, we have to give a conclusion with respect to that. So we can mention that जो भी हमने above discussions किए हैं with respect to the answer, we can conclude that there are various modes of discharge of contract, and in the given situation there is a discharge of contract due to breach of contract by the promisor, thereby giving the promisee the right to put an end to the contract immediately or not to put an end to the contract but treat it still subsisting and wait for the performance of the contract on the appointed date. So basically what are the options after that breach of contract has happened and there is a discharge of contract and all? What option is available with the aggrieved party? We can give a conclusion with respect to our particular question in the conclusion. So with this we come to an end of our today's discussion. Do remember to stay tuned to us so that you can make your preparations faster with us at iExamB.